हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कहा जा रहा है कि पिछले एक साल में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। मैक्रो इकॉनमी की, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बेहतर हो गए, डॉलर के मुकाबले में रुपी जो है वो गिरना बंद हो गया है फ़िलहाल। लेकिन इस सारे मामले का जो बोझ है वो आम आवाम ने उठाया। इस पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ होंगे लंदन से। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध के हालात से, और वो भी बात करेंगे शिमाली सिंध की, जहाँ पर बदअमनी काफ़ी फैल चुकी है। 2 डिवीज़न्स की बात है, लाड़काना डिवीज़न, सखर डिवीज़न, जिनके 8 अज़ला ऐसे हैं कि वहाँ पे अगर किसी पुलिस वाले को भेजा जाता है तो वो कोशिश ये करता है कि मैं वहाँ से अपनी पोस्टिंग चेंज करा लूँ। वो कहता है मैं जाऊँ या मैं ना जाऊँ। आए दिन वहाँ पे लोगों का अगवा हो रहा है। अगवा बराए तावान की वारदातें बहुत आम हो गई हैं। ये जो डाकू हैं इनके पास भारी असलहा है और इनके पास सोशल मीडिया है। जिन लोगों को ये पकड़ के लाते हैं, जंजीरों में रखते हैं, मारपीट करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनके घर वालों को भेजते हैं और बड़े फ़ख्र से दंदनाते फिरते हैं कि हमें आकर कोई कुछ करके दिखाए। आज मैं एक सिंधी वेबसाइट है पंहिंजी अखबार, उसका एडिटोरियल पढ़ रहा था और उसमें उनका अंदाज़ा ये है कि इस वक्त कोई 51 शहरी, आम शहरी जो ऐसे उठाए गए हैं जो इस वक्त डाकुओं की कैद में हैं। इस इलाके में पुलिस बेबस नज़र आती है, डीमोरलाइज्ड है। रेंजर्स को भी वहाँ इलाके में भेजा गया लेकिन कोई अमन कायम नहीं हो सका। कल ही की बात है कि कंदकोट कश्मोर में एक स्कूल टीचर को वहाँ जाते हुए रोका गया। लूट मार के दौरान उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनका नाम था अल्लाह रखियो नंदवानी। ये वारदात हुई गोठ नसरुल्लाह बिजरानी के करीब। वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ ये जाते थे और उनकी एक ताज़ा वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो बंदूक दिखा रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पे हालांकि डाकुओं का बड़ा खौफ है, मैं अपने साथ बंदूक रखता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों की तालीम के लिए मैं अपनी ड्यूटी पर ज़रूर जाऊँगा। तो इस ताज़ा वाक़े ने एक तवज्जो मबजूल की है इस मसले की तरफ, जिसका वैसे यहाँ पे कोई ज़िक्र नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पे आए दिन की जो वारदातें हैं उस पर लाड़काना के हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं निसार खोखर, उनकी नज़र है और वो सिंधी में इस पर काफ़ी बात भी करते रहे हैं, लिखते भी हैं। इस वक्त वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। निसार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो थोड़ी सी मैंने तस्वीर कशी कर दी है, आप बताएं कि मामला कितने गंभीर हैं? जितना हमें यहाँ पे सुनाई दे रहा है कराची में उतने ही हैं या उससे ज़्यादा हैं? जी शाहजेब, बहुत शुक्रिया। जो है वो मैं समझता हूँ कि जैसे कराची या इस्लामाबाद और लाहौर में लोग रहते हैं उनको अंदाजा नहीं है कि कितनी संगीन सूरत हाल है। सिंध के 2 डिवीजन है पूरे, लाड़काना और सक्कर, और 8 अजला में इस तरह की सूरत हाल है कि कोई दिन खाली नहीं जब ये कत्ल न हो, जब ये अगवा न हो और डाकू की जानिब से वीडियो वायरल न की जाए। अब तो ये सूरत हाल है कि पुलिस को डाकू खुद वीडियो पैगाम भेज रहे हैं कि ये फलां बंदा है, मैंने अगवा किया है। अगवा इसलिए किया है कि आपने मेरे घर पर छापा मारा था। ये मैं शिकारपुर की बात कर रहा हूँ। शिकारपुर में इस तरह की सूरत हुई और मुगवी जो था उसको बिठा के वीडियो बयान जारी करवाया जाता है। वीडियोस अपलोड की जाती है, वीडियोस बना के उनको, जो पुलिस का एक मेथड होता था ना क्रिमिनल्स को, वो हाफ फ्राई और फुल फ्राई सोकाल किस्म की करते थे, टांग में गोली लगाकर जख्मी करते थे। अब खुद डकैत जो हैं वो इस तरह की कार्रवाइयां करके वीडियोस जारी करते हैं। कभी कभी आप ये भी देखने में आता है कि वीडियोस इस तरह के होते हैं कि हमने नया रॉकेट लॉन्चर लाए हैं, हमारे दोस्त ने हमें गिफ्ट किया है, वो फायर करते हैं, टेस्ट करते हैं, चलो देखो। अभी हाल ही में गुज़िश्ता हफ्ते घोटकी में मोटरवे पर उन्होंने लूटमार की डाकू ने और उसकी वीडियो जो है वो टिकटॉक पर डाल दी कि देखें हम इस तरह कार्रवाई करते हैं घोटकी। 40 डाकू जो हैं वो नेशनल हाईवे घोटकी से गुजरता है, वहां पे उन्होंने फायरिंग की रात के वक्त और आसानी से फरार हो गए। अब तो सूरत हाल ये है कि सिंध में हुक्मरान जब से आए हैं नए हुक्मरान, उन्होंने अभी फैसला नहीं किया कि आईजी कौन लगना है कौन नहीं लगना, लेकिन सूरत हाल बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी है। और उसका खुमियाजा जो है वो गरीब हिंदू जो है, मजदूर जो मुसलमान मजदूर हैं वो भुगत रहे हैं।
किसी ऐसा नहीं है कि किसी इन्फ्लुएंशियल को या किसी गेंदबाज को या किसी बड़ी पार्टी को, जैसे कहते हैं ना, उसको अगवा किया गया हो। ये सब बेचारे मजदूर पेशा लोग हैं जिनको अगवा करके डाकू अपने चुंगल में ले जाते हैं और तावान तलब किया जाता है। खोखर साहब, ये कई सालों से मतलब ये मसला बद से बदतर ही जाता रहा है और कई दिहाइयों से ये मसला है। तो ये हुकूमत की अगर हम बात करें, अब नई हुकूमत भी पिछली हुकूमत ही है और पिछली हुकूमत भी वही हुकूमत थी, पीपी की हुकूमत ही थी। तो क्या काबू नहीं किया जा सकता या काबू करने की कोशिश ही नहीं की जा रही? जरा साहब, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने रेज किया है। कोशिश जब भी की जाती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और हुकूमत की बात करता हूं। अभी हाल ही में इलेक्शन से कबल उन्होंने फैसला किया था, पंजाब के आईजी ने राजनपुर में बैठ के फैसला किया था और सिंध के आईजी ने कश्मीर में बैठकर फैसला किया था कि हम जी ज्वाइंटली ऑपरेशन करेंगे ताकि दोनों सूबों के जो दरमियान आइलैंड्स हैं वहां पे चंद ही डाकू हैं जो तंग कर रहे हैं और दोनों सूबों में बदमनी फैला रहे हैं। तो क्यों ना मिलकर हम पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस का खात्मा करें। उसमें रेंजर्स को भी इन्वॉल्व किया गया और ये भी ऐलान किया गया कि वहां पर इंटरनेट की सहूलत खत्म की जाएगी ताकि ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस न करें डाकू, और उनके खिलाफ बहुत सारा बड़ा ऑपरेशन होगा। लेकिन इलेक्शन हो गए, इलेक्शन आ गए, इलेक्शन के बाद दोनों सूबों में नई हुकूमतें आ गई हैं। ताहाल उस ऐलान के मुताबिक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तो जिससे हुकूमतों का जो संजीदगी का मुजाहरा है वो देखा जा सकता है कि हुकूमत कितनी संजीदा है इस मसले को। देरीना मसला है, आप दुरुस्त कर रहे हैं, देरीना मसला है, इसको हल करने के लिए कोई लोग, कोई हुकूमत, जाहिर हुकूमत ही आगे आ सकती है, हुकूमत आगे आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या अब नहीं आना चाह रही, इसके पीछे कोई वजह आपको नज़र आती है? क्योंकि एक तो बात है कि जाहिर है कि जो पुलिस है वो उनको अपनी जान प्यारी है और देखते हैं कि यार इनके पास जो जदीद असला है, तो और फिर अगर कुछ किया भी सही तो एक इंतकामी कार्रवाई भी होती है। हमने ये भी देखा, रेंजर्स भी गए हैं। क्या किसी का कोई फ़ायदा है कि इस तरह का मामला चलता रहे? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बहुत सारे जो हाथ नजर नहीं आ रहे उनका भी ये इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है। उसमें जैसे आप आमतौर पर हमें कहते हैं, हम सिंध में कहते हैं कि जी कच्चे के डाकू तब तक मजबूत हैं जब तक पक्के के डाकू उनके साथ हैं। तो पक्के के डाकू जो हैं वो उनकी दौलतकार हैं, जब तक उन पे हाथ नहीं डाला जाता। तो आमतौर पर आजकल सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं ना, लड़के लिखते हैं कि जी कोई हम तो दो चार अल्फाज ही लिखते हैं तो वीगो डाला आ जाता है। वो तो कच्चे के डाकू पूरा वीडियो बना के भेजते हैं मुगवी का, उनके पीछे तो कोई वीगो डाला भी नहीं जाता। हाँ, ये एफआईआर साइबर क्राइम में कहाँ है? ये जो साफियों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं, ये क्योंकि ये क्राइम साइबर से आगे जाता है, ये उससे आगे वहाँ नहीं। खुकर साहब, ये जी नहीं, अच्छा, ये एक और सवाल है कि मेरे ख्याल शायद पिछले साल की बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल को भी कत्ल किया गया था। एक कबायली झगड़ा था इसी इलाके में। कोई गिरफ्तारी हुई, कोई कार्रवाई हुई उसके बारे में? साहब, अभी अप्रैल में उनकी बरसी है, पहली बरसी है। वो बहुत ही प्यारा दोस्त था मेरा भी, और आईटी सेक्टर में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोफेसर था। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ताहाल, बल्कि ये हो गया है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से पुलिस ने जो गिरफ्तारियां नहीं की हैं, तो दोनों जो कबाइल हैं उनके दरमियान अभी ताजा सा जो दुश्मनी का मामला है वो गया है। दोनों फरीकें जो है वो लड़ पड़े हैं और दोनों के दीगर जो अपराध हैं वो भी कत्ल हो गए। तो उसका कोई अभी तक न केस चल सका है न कोई गिरफ्तार होता है। ठीक है, निसार खोखर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो है बिलियंस ऑफ रुपीस की इंडस्ट्री है। बिल्कुल है। अच्छा, केटियाँ हैं बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स की वहाँ पे, और बाकायदा केटी मुमताज़, केटी जतोई और केटी भुट्टो और जो भी वहाँ जो नोगो एरियाज हैं उसका बाकी लोगों के लिए। अच्छा, नोगो एरियाज़ हैं। ये है उजरत का मामला कि आप हमारे मफादात की हिफाजत करो, हम आपकी हिफाजत, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये एक सिस्टम चला आ रहा है। राइवेरियन पुलिस बनाई थी अंग्रेज़ों ने 19वीं सेंचुरी में। सिंध पुलिस में अलहदा से विंग था, कश्तियाँ वश्तियाँ उनको दी हुई थी,
और उन्होंने वहाँ वही लॉ नॉर्दर्न सिंध में लागू किया था, जो फिर बाद में ये फाटा वाटा में जो है कि जी जहाँ से डाकू पकड़े गए पूरा जो इलाका है उसको सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने कलेक्टिव पनिशमेंट, हाँ, किसी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ। कोई भी फौजी डिक्टेटर उसको तो जवाब नहीं देना है किसी को, वो तक जो है वो कामयाब नहीं हो सका। मुझे याद है जहांदाद खान, लेफ्टिनेंट जनरल जहांदाद खान सिंध के गवर्नर थे ज़िया-उल हक के ज़माने में, उन्होंने कहा कि जंगल साफ़ किए जाएंगे और ये डाकू जो हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब पकड़ा भी नहीं जाएगा। उस ज़माने में बड़े बड़े टावर्स बनाए गए इन जंगलात में, दरियाई जंगलात में। वो टावर आज भी आप जाके देख सकते हैं, उन पे घास फूस उगला हुआ है, जानवरों की अय्याशी है, किसी के घोंसले बने हुए, किसी ने घर बनाया हुआ है। 3 महीने से ज़्यादा वहाँ पुलिस नहीं टिकी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ वहाँ खर्च किए गए और उसके बाद कभी वो तजर्बा दोहराने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो जो है वो जो पंजाबी में एक मिसाल है ना कि कुत्ती चोर से मिली हुई है, वो इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स को जाहिर कर सकता है। और जैसे उन्होंने कहा कि वो कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू उस वक्त तक कायम है जब तक पक्के के डाकू। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा महंगाई की और अपनी मईशत की बात करेंगे। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत और IMF के दरमियान जो बातचीत चल रही थी वो काफ़ी मुस्बत अंदाज में तय पाई है। मामला तकरीबन फ़ाइनल हो गए हैं, जल्द ही उसका एलामिया भी आ जाएगा, जिसके बाद ये जो मौजूदा हमारे मुल्क का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसकी आखिरी किस्त रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद जैसा कि नए वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने कहा है, पाकिस्तान अप्लाई करेगा एक और प्रोग्राम के लिए और वो कुछ मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो सकता है। पिछले दिनों हमारे सीनियर मुआशी तज्ज़िया निगार हैं यूसुफ नज़र साहब, उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की, मैं कहीं देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में बिल्कुल महंगाई ने कमर तोड़ दी है हमारे यहाँ मिडिल क्लास की, आम आदमी की। लेकिन जो भी ये कंडीशंस आई IMF की तरफ से, उसकी वजह से हमारे जो मैक्रो इकॉनमी के कुछ अशारिये हैं वो बेहतर हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बेहतर हुए, डिवैल्यूएशन जिस तरह से हो रही थी वो रुक गई। तो कुछ चीज़ें अगर बेहतर हुई हैं तो वो भी हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए। यूसुफ नज़र साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, अगर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूं, आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है हमें, थोड़ा सा अगर ये पहले बता दें कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि हम बार बार जाते रहे हैं IMF के पास, 24वीं दफ़ा आप दोबारा भी जाएंगे, और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए क्योंकि आपके सारे मामलात गड़बड़ हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि हम शायद 3 साल 4 साल के लिए भी जाएंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये हमारे मसले का हल है या हमें अपनी होम ग्रोन इकोनॉमिक रिवाइवल पे तवज्जो देनी चाहिए बजाय इसके कि हम IMF पे इतना ज़्यादा इन्हिसार करें? शुक्रिया। देखिए, मैं आप चाह रहे हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान के मुतालिक में बात करूं, मैं ज़रूर करूंगा। आपको एक मिसाल दूं, इजिप्ट 2016 में IMF के पास गया, $12 बिलियन का पैकेज दिया। 2020 में ऐसे ही जो है, जो कोविड वगैरह सिलसिला शुरू हुआ तो चंद अरब कंट्रीज ने उनको $13 बिलियन का पैकेज दिया। उसके कुछ 2 साल के बाद फिर $3 बिलियन का हुआ, और अब कुछ हफ्ते पहले उनकी जब करेंसी कोई 40% गिर गई तो IMF से उनको पैकेज मिला $8 बिलियन का, जो मुमकिन है $9 बिलियन तक चला जाए, इसलिए कि जो यूरोपियन यूनियन है वो भी मदद कर रही है। तो इजिप्ट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बोरोवर है IMF का, अर्जेंटीना के बाद। अगर बड़े और प्रोलॉन्ग पैकेजेस से अगर मामला सुधर सकते तो अर्जेंटीना और इजिप्ट के मामला तो अब तक सुधर जाने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, और उसका इल्ज़ाम मैं IMF को नहीं दूंगा, वो इसलिए कि इंडिया और साउथ कोरिया भी IMF के पास गए थे 90s में और उसके बाद से कभी नहीं गए। तो मकसद कहने का ये है कि ये दारोमदार आप पर है, आपकी नेशनल बिल पे है, आपकी पूरी कौम पे है, हुकूमत पे है कि वो किस तरह से मामलात को आगे लेके बढ़ते हैं। इसलिए कि ये बात तो हम बहुत पहले भी सुन चुके हैं,
टैक्स टू जीडीपी वगैरह वगैरह, सब्सिडीज खत्म करो, एक्सचेंज रेट को ठीक करो। मुझे तो पूरी उम्र गुजर गई सुनते हुए। तो मैं तो इस बात में मैं थोड़ा सा मुमकिन है आपको लगे सिनिकल हूँ। आई डोंट थिंक इट मेक्स मच डिफरेंस कि आप कितने अरसे के लिए जाएं और कितना बड़ा बेल आउट लें। ज्यादा अहम बात यह है कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपका प्लान क्या है। और सो फार अगरचे कि मैंने पिछले साल जून से सुना है कि हमारे पास कोई इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको देखूं कि है क्या। तो इन एब्सेंस ऑफ दैट प्लान, जो मेरे ख्याल से ना कैबिनेट में पेश किया गया है ना पार्लियामेंट में, मैं क्या कह सकता हूं सिवाय इसके कि उम्मीद ही कर सकता हूं, दुआ कर सकता हूं कि काश, उम्मीद है आपके पास कोई प्लान है, इसलिए कि उस प्लान की अदम मौजूदगी में तो क्या एनालिसिस करें वाकई। यूसुफ साहब एक चीज़ मैं छोटी सी ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भी जिस तरह एग्जैक्टली आपने कहा, हमारे छोटे से लाइफ टाइम में हमने कई दफ़ा सुना है कि इस दफ़ा हम बहुत सीरियस हैं और इस दफ़ा हमारे पास चॉइस नहीं है, और इस दफ़ा जो वज़ीर ख़जाना आए हैं वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के हैं, ठीक है ना। अब ये बताएं कि ये मतलब वही सिनिसिज्म की आपने बात की, तो बनती है सिनिसिज्म। हाँ, बनता है या क्या, या कोई रखे उम्मीद इस दफ़ा? देखिए, बात दरअसल ये है कि कहना ना कहना, मेरा बिलीव करना ना बिलीव करना, सब इमैटेरियल है। बात यह है कि आप करते क्या हैं, आप एक्शन क्या लेते हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि ये क्या एक्शन लेते हैं और उसके क्या जो है। अच्छा, तो क्या एक्शन लेना चाहिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आपने एक तो मिस्र की मिसाल दी, और वो शायद एक बहुत हमारे लिए एक अच्छा एग्जांपल है कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। आपने अभी हाल में एक मजमून लिखी है, वो आपने भेजी भी थी, मैं पढ़ भी रहा था, इथियोपिया के बारे में, कि उनका भी जो मॉडल है वो उस पर आपको नहीं चलना चाहिए। तो कौन सा मॉडल है, क्या कोई मॉडल है जिसको हम थोड़ा सा देख के सीख सकते हैं? जी, बहुत बड़ा जबरदस्त सवाल है। वो ये है कि देखो, इथियोपिया में भी, इजिप्ट में भी हुकूमतों ने ये किया कि दूसरे ममालिक से कर्जे लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए, लेकिन उसका नतीजा जो उल्टा ही हुआ। मतलब जो मुल्क है वो बैंक करप्सी की तरफ चले गए, इसलिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो इनकम नहीं प्रोड्यूस करते। लेकिन हमने जो किया है थोड़ा सा सिमिलर है, और हमने ये समझा कि जी हम बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगा लेंगे, बड़े बड़े मोटरवे बना लेंगे, हाईवे बना लेंगे, उससे जो है कोई इनकलाब आ जाएगा। वो ऐसा नहीं हुआ, हम मजीद कर्जों की दलदल में फंस गए। आपने कहा कि इस वक्त क्या नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्जे मजीद नहीं लेने चाहिए। बहुत ही शदीद मजबूरी है तो एक अलग बात है, यकीनन एक तकाजा है, रियलिस्टिक बात, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि हम डेट को हम कम करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो आई वुड लाइक टू सी अ डेट रिडक्शन प्लान, जो मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि जो आपने तो ये मान लिया है कि अगले साल जो है हमें $24 बिलियन की जो है कर्जों की अदायगियां करनी है। तो सिवाय इसके कि आप मजीद कर्जे लेंगे पुराने कर्जों को रीपे करने के लिए, उसके अलावा आपके पास कोई प्लान है? वो क्या प्लान है? अच्छा, प्लान यूसुफ नजर साहब कभी भी नहीं था। 58 से आज तक कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जिसने IMF से पैसे ना लिए हों, भले वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोशलिस्ट हुकूमत। नहीं, मैं कदा कलामी करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली हुकूमत के पास था, मैं जरा आज की बात करने, तो वो तो आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। तो मेरे ख्याल से हम 30, 40, 50 साल की हिस्ट्री में तो जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास जो आपका जो कर्जों की जो पोजीशन है, मैं आपको बता दूं, इट इज गेटिंग क्लोज टू 80% ऑफ द GDP। ओके, पब्लिक डेट की बात कर रहा हूं। पब्लिक डेट जो है इजिप्ट का, वो 90% ऑफ द GDP पहुंच गया था। तो ये एक अलार्मिंग लेवल है। बिल्कुल सही है। यूसुफ नजर साहब, सॉरी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक वापस आप। वेलकम बैक। लगभग 30 दफ़ा IMF के पास जाने के बाद पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो कशकोल है वो हमारे सर पे तोड़ने की बजाय
ज़मीन पे दे मारें और दोबारा कभी IMF का रुख ना करें। यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ हैं। यूसुफ साहब, आपने इंडिया की मिसाल दी सक्सेस स्टोरी की, उन्हें भी जाना पड़ा लेकिन उन्होंने वक्त से और उस पैसे से फ़ायदा उठाया और अपने पाँव पे खड़े हो गए। अभी हम वक्फे में एक और मिसाल ढूंढ रहे थे वियतनाम की। कोई वो 90s के अशरे से 2012 तक कोई 4 दफ़ा IMF की ज़रूरत पड़ी उन्हें, उसके 2012 तक के बाद से आज तक वो नहीं गए। और वियतनाम जो है वो एक ठीक ठाक किस्म का एशियन टाइगर है। वो सक्सेस स्टोरी जो है उसमें हमारे लिए कुछ है या नहीं है? देखिए, मुल्क के हर मुल्क के निज़ाम जो हुकूमत होता है, कंडीशंस अलग अलग होती हैं। इंडिया में आपको पता है फेडरल डेमोक्रेसी है, वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत डोमिनेंस रही है, कोरिया में एक अरसे तक फौजी आमरीत थी। लेकिन एक चीज़ इनमें सब में कॉमन है और वो ये है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स पे, सनती तरक्की पे बहुत तवज्जो दी जी, वो जो हमने बिल्कुल नहीं दी है। हम जो हमारा हाल है, आपको छोटी सी मिसाल दूं, अनफॉर्चुनेटली माफ़ी चाहूँगा, बात फिर आ जाती है आदाद शुमार पे, लेकिन पाकिस्तान में जो कौमी आमदनी का बमुश्किल 10, 12, 13% जो है वो इन्वेस्टमेंट का है। इंडिया में और बांग्लादेश में जो है ये अराउंड 30% है, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ अक्सर जो है हमारे बैठ के, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर्स हों या दूसरे और साहिबान हों, एक्सपर्ट्स हों, बड़ी टैक्स की बात होती है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि बांग्लादेश में टैक्स टू GDP जो है इसकी शरह पाकिस्तान से कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की इन सब ममालिक ने, जिसमें एक तालीम भी बहुत अहम जो है फैक्टर था। बांग्लादेश में जो है ख़वातीन ने जो रोल प्ले किया है गारमेंट्स इंडस्ट्री में, वो सबके सामने है। इसी तरह वियतनाम में भी जो है जो फीमेल्स जो हैं बड़ा एक्टिव रोल अदा करती हैं। हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर कुछ कहने की ज़रूरत है, आप सबको अच्छी तरह पता है। तो एक तालीम, एक ख़वातीन की पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनेंस से नहीं होती हैं। मुल्क जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि कोई जो है सरमायाकार जो है वो कोई फैक्ट्री लगाने जाए, पता नहीं उसको 30 या 40 तो NSU लेने पड़ेंगे जी। तो ये सर जो अभी जो ये SIFC की बात हो रही है, क्योंकि अब आप चूंकि इसी तरफ आ रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के हर्डल्स दूर करने हैं, इससे कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, SIFC इन प्रिंसिपल जो है कम से कम इस बात का तो एक वेलकम स्टेप है कि ये एहसास हुआ है कि इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है। अब तो ये पहला स्टेप है, अभी तो इसको मतलब पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है बने हुए। आई होप के वो इसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसका जो फोकस है वो GCC कंट्रीज पे है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन्स पे है। मेरी तजवीज़ ये होगी कि इंटायर फोकस होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स पे। वो क्यों? इसलिए कि दुनिया में जो प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसको आमतौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है, 2023 में कोई $840 बिलियन थे। IMF आपको से जो टूरी लैंडिंग है 20-30 होगी, वर्ल्ड बैंक वो $70 बिलियन करता है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जब तक आपकी जो सैमसंग ऑफ द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये इस तरह की कंपनीज, एप्पल आपके मुल्क में इंटरेस्टेड नहीं होंगी, ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस जमाने में जो ग्लोबल प्राइवेट कैपिटल जो है, जो कॉर्पोरेशंस हैं, खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, उनकी बहुत ज्यादा है। इंडिया की आप मिसाल ले लीजिए, आज इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी डिजिटाइज इकोनॉमी है, और ये उन्होंने कुछ बहुत ही कम अरसे में किया है। आधार कार्ड लेने और बहुत सारी रिफॉर्म्स कर लें तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑन अ लाइटर नोट, शाहरुख खान की जो वेल्थ का अंदाजा है अबाउट $600 मिलियन है। आपके यहाँ जो सबसे बड़ा बैंक है हबीब बैंक, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $600 मिलियन है। ये देखो मतलब एक जगह शाहरुख खान, एक जगह हबीब बैंक। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें ये थोड़ा सा बाहर जरा देखने की जरूरत है कि दुनिया में हो क्या रहा है, किस तेजी से आगे बढ़ रही है और हम कहाँ हैं।
हम यही बहस करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे और डेमोक्रेसी पे। मैं एक बात बहुत सारे लोगों को बहुत मुमकिन है बड़ी मुतनाज़िर लगे, लेकिन बड़े मैं क्लियरली कहना चाहूँगा, जिसको जैसे थिंकर्स हैं जैसे अमृता सेन वगैरह उन्होंने भी कहा है, डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट, इट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इवॉल्व्स। और आप ईस्ट एशिया में कहीं भी देख लें, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, इट हैज इवॉल्व्ड। ये करना कि आज हमारे पास बिल्कुल वही हो जाएगा जो वेल्थ मिनिस्टर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं समझता हूँ ये गलतफहमी जो है दूर हो जानी चाहिए। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि यकीनन जहां इंटरवेंशन की जरूरत है, अगर कोई कर सकता है तो जरूर करें। आप देख लीजिए, आपने एक पॉपुलर जो है गवर्नमेंट बनाई 2017-18 के बाद। आपको कोई छोटी सी बात बताऊं, 2017-18 से आप जाइए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे और देख लीजिए, 2017-18 से लेकर 2020-21 तक आपके जो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है, उसके रेवेन्यूज जो थे वो रियल टर्म्स में, मतलब ये कि इन्फ्लेशन को अगर फैक्टर इन करें, वो रियल टर्म्स में दे वेंट डाउन। तो जब आपका जो टैक्स कलेक्शन जो है हकीकी मानों में नीचे जा रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे कर्जे लिए। अब वो कर्जे यकीनन हमारे सर पड़ गए हैं। तो हम इतनी जज्बाती कौम है कि हमको अगर कोई ये फैक्ट्स बेस्ड तो हमारी डिस्कशन होते नहीं है। वीडियो अपॉलॉजीज ना मीडिया पे, ना ही पार्लियामेंट में, ना ही कहीं और। अगर जब तक हम इस बात पे फोकस नहीं करना पड़ेंगे कि हम अपने ना सिर्फ ये कि रिसोर्सेज मोबिलाइज करें, बल्कि हम अपने मुल्क में फॉरेनर्स को वेलकम करें। हमारे यहाँ तो एक ऐसा रुझान हो गया है कि फॉरेनर्स हमारे यहाँ आते हुए डरते हैं। अगर वो आते हुए डरेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। अच्छा यूसुफ साहब, यहाँ पर एक अच्छा जो बात है ना ये एवोल्यूशन की, जब मैं करता हूँ ना शाह साहब मुझे डांटता है, कहता है कि यार आप मतलब डिक्टेटरशिप जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं, मुझे भी यूसुफ साहब की बात से ये लगा जैसे यूसुफ साहब की बात नहीं लगी ना, मेरी बात मार्शल को दावत तो नहीं दे रहे। नहीं जाहिर है। अच्छा यूसुफ साहब, अब आपने कहा बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ये जो मतलब जो ग्लोबल कॉर्पोरेशंस हैं वो तो ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है कि आधी दुनिया को वो खुद ही खरीद सकते हैं। एक बात आपने की रेड टेप की बात 100% दुरुस्त है। आपकी एक फैक्ट्री खोलने जाओ तो 30 NOCs होती हैं। बाकी जो पैसे लोग समझते हैं कि यार रियल एस्टेट में डाल दें, जिसमें से कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, किसी की नौकरियां नहीं मिल रही, वहां पर है। तो और कौन सी चीजें हैं जिसकी आप निशानदेही कर सकते हैं कि यार ये 3 चीजें कर लें हम, तो हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए। जाहिर है कि तालीम के निज़ाम को सही करने में ये ओवरनाइट नहीं है, लाइट स्विच नहीं है। जी देखिए, इस वक्त हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जो इंडिया का जो पब्लिक प्रोग्राम है आधार का, ये पिछले 5-6 वर्षों में चेंज हुआ है, ऐसी कोई नई बात तो नहीं है, उन्होंने कर लिया ना। वहाँ जो है उनकी जो रहनुमाई की और जो उन्होंने मदद ली, वो इट इज उनके जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनसे मदद ली। हमारे अभी तक यही फैसला नहीं हुआ है कि हम टैक्स के निज़ाम को किस तरह डिजिटाइज करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमने उनको एंगेज कर लिया है, तो जरा लेट्स गेट सीरियस। टेक्नोलॉजी का जो है आई थिंक इट प्ले अ वाइटल रोल। ना सिर्फ ये कि एजुकेशन जो है उसके लिए कोई 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप टेक्नोलॉजी से आजकल जो है लर्निंग जो है कर्व बहुत ज्यादा स्टीप हो गया है, बहुत कर्व हो गया है। तो इसको जरा सोचने की जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से लेवरेज कर सकते हैं। इसलिए कि देखें, आप ये जो कॉर्पोरेशन जो है जब जाती हैं तो एक चीज बड़े गौर से देखती हैं, और वो ये है कि स्किल जो है ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसका कैलिबर क्या है। हमारे यहाँ आप कंपेयर कर लीजिए हमारी जो फास्ट है और इंडिया के IIT से, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये कब तक ऐसे चलेगा? हम दुआओं पे तो कब तक हम काम चलाएंगे? या फिर कशको लेके बात करते हैं, कब तक जो है हम चाइना का प्रेसिडेंट या हम सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस के पास जाएंगे? वो भी मेरे ख्याल से काफी तंग आ गए। यूसुफ नजर साहब, बात सही है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जब वैसे इकोनॉमी पे यूजुअली बात कर रहे होते हैं तो बहुत ही डिप्रेसिंग गुफ्तगू होती है, लेकिन आज आपकी बातें सुन के हमें कुछ थोड़ा हौसला मिला है, थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट भी नजर आया है। रियलिटी ना यार, और कोई एक वे फॉरवर्ड और बात टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, करना चाह रहे थे, इनको दोबारा बुलाना होगा। हाँ, दोबारा बुलाना होगा। अभी हमें आपको खुदाफिज कहना होगा क्योंकि प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। पूछ लोगे इंशाल्लाह दोबारा भी लेंगे यूसुफ नजर साहब को। एक ब्रेक लेते हैं और जरा देर में फिर वापस आते हैं।